जिस वक्त पूरा देश बिहार चुनाव के आंकड़े और नतीजे देख रहा था, लोग ये डिस्कस कर रहे थे किसकी सरकार बनेगी, क्या नीतीश कुमार फिर से पलट जाएंगे। उसी वक्त देश में एक ऐसी दुर्घटना होती है जो देश को पूरी तरीके से झंझोड़ के रख देती है और साथ ही साथ भारत देश की सुरक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह और सवाल उठाती है। देर रात जम्मू कश्मीर नाव गांव के में स्थित जो पुलिस स्टेशन है उसको रात में ब्लास्ट कर दिया जाता है। इस ब्लास्ट में कई सारे जाने जाती हैं और लोग गंभीर रूप से घायल भी होते हैं। अभी तक बताया जा रहा है लगभग 9 लोगों की जान जा चुकी है और जो इस ब्लास्ट में जिनकी जान गई है बताया जा रहा है उनके जो शरीर के टुकड़े हैं वो लगभग 300 मीटर दूर पाए जाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा और कितना दर्दनाक ये ब्लास्ट था। आखिर कैसे ये ब्लास्ट हो जाता है? ये वही पुलिस स्टेशन है जहां पर फरीदाबाद से बरामद किए गए जो एक्सप्लोजिव थे, जो ज्वलनशील पदार्थ थे, उनको रखा गया था और कहा गया कि एक्सीडेंटली या कंटामिनेट होके वो ब्लास्ट कर गए, क्योंकि वो अगर अलग से रखे गए तो उसमें ब्लास्ट नहीं हो सकता। अगर उनमें कुछ वो किसी के टच में आते हैं, ऐसे किसी चीज में जिनसे उनका रिएक्शन हो जाता है, तो वो ब्लास्ट कर सकते थे। इसमें पहले ही इतनी बड़ी दुर्घटना हुई दिल्ली में, उसके बाद ये बम ब्लास्ट, तो देश की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह तो खड़ा ही किया जाएगा। लोग सवाल पूछेंगे इस सरकार से, कैसे ये ब्लास्ट हो गया जब पहले ही माहौल इतना गरमाया हुआ था। सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए थी। क्या भारत के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो इतने बड़े और इतना संवेदनशील और ज्वलनशील पदार्थों को सही जगह रखा जाए ताकि उनसे छेड़छाड़ ना हो और ना तो एक्सीडेंटली वो ब्लास्ट करें? ऐसा नहीं है कि जितनी भी देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं और जो लोकल अथॉरिटी थी जम्मू कश्मीर को, उनको पता नहीं था कि कुछ होने वाला है, क्योंकि जो गिरफ्तारी है बहुत पहले से ही चल रही है। लोगों को जम्मू कश्मीर में बहुत पहले ही कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली ब्लास्ट से पहले ही हजारों किलो जो एक्सपेक्टेड एक्सप्लोजिव थे, अमोनियम नाइट्रेट जैसे जो केमिकल थे, उनको बरामद किया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट होने से पहले ही जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे इंटीग्रेशन किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीजें वहां से शुरू होती हैं लगभग 14 से 15 अक्टूबर के बीच, जब कश्मीर के गलियों में एक पैम्पलेट और पोस्टर पाया जाता है जिसमें जैसे मोहम्मद के नाम से ये पोस्टर ये जारी किया गया रहता है और वहां की दीवार पर लगाया गया था। जब लोकल अथॉरिटीज इसको संज्ञान में लेती है, पोस्टर को देखती है, तो वहां की लोकल भाषा में लिखा गया था कि अगर जो भी भारत की आर्मी का जो भी कश्मीरी लोकल साथ देता है तो उसके साथ गद्दारों जैसा व्यवहार किया जाएगा। लोकल अथॉरिटीज को संज्ञान में लेती है और वहां की सीसीटीवी चेक करती है, जिसके बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। इसका नाम है मौलवी इरफान अहमद। ये वो सबसे पहला शख्स है जो अन्य लोगों को ढूंढने में मदद करता है या इंट्रोग्रेट करने के बाद उससे अन्य लोगों के बारे में पता चलता है। आपको बता दें कि इरफान मौलवी अहमद से इंट्रोग्रेशन के बाद ही जितने भी व्हाइट कॉलर वाले जो भी स्लीपर सेल थे उनको गिरफ्तार किया गया, जैसे मुजम्मिल अहमद, डॉक्टर आदिल और जितने लोग थे इस बम ब्लास्ट में जो शामिल थे, धीरे धीरे सबको गिरफ्तार किया गया। इरफान से पूछताछ के बाद सबसे पहले डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद डॉक्टर आदिल अहमद को सहारनपुर से उठाया गया। इन दोनों को उठाने के बाद वहां से जो जितने भी संवेदनशील और जो एक्सपेक्टेड एक्सप्लोजिव थे, लगभग 2900 केजी, इसको जब्त किया गया। फिर कुछ ही दिन बाद दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है। उसके बाद और 2 नाम सामने आते हैं, जो एक महिला डॉक्टर की थी, डॉक्टर शाहीन, और एक शख्स जिसको ये कयास लगाया जा रहा है कि वो उसी कार में था जो ब्लास्ट हुई थी। अभी तक उसके बारे में पता नहीं चला, क्या वो फरार था या ब्लास्ट में मारा गया, इसकी अभी खुलासा नहीं हो पाई है। आपको बता दें डॉक्टर शाहीन सैयद है, यही उस एक्सप्लोसिव को धीरे धीरे करके 2 साल से इकट्ठा कर रही थी। इसको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया और ये भी बताया जा रहा है कि ये उस व्यक्ति की गर्लफ्रेंड है जो कार में बैठा हुआ था, या तो कार वहां खड़ी करके भाग गया है, ये पता नहीं चल पाया है। लगभग 2 साल से ये लोग ये प्लानिंग कर रहे थे। आपको बता दें कि जब मौलवी इरफान अहमद को गिरफ्तार किया गया तो उसके घर से एक मोबाइल बरामद हुआ, जिसमें उसके टेलीग्राम को जब चेक किया गया तो उसमें पाया गया कि एक चैनल के थ्रू ये लोग डायरेक्ट पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद के एक टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे, जो इनको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा था और वहां से ये उनको गाइड कर रहा था कैसे क्या करना है। इस टेलीग्राम चैनल से कई लोग जुड़े हुए थे जिनकी गिरफ्तारी हुई और जिनसे पूछताछ भी हुआ। इनके बाद ही ये सारे आगे की गिरफ्तारी, जो जितने भी व्हाइट कॉलर वाले स्लीपर सेल्स थे, इनकी गिरफ्तारी की गई। बहरहाल ये सब होने के बाद भी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कश्मीर में ब्लास्ट हुआ। इतने लिंक मिलने के बाद भी